reason for Kejriwal, for Arvind Kejriwal, and how celebrations have been taking place non-stop right now. Days after walking out of Tihar jail, he is addressing his party cadre in Delhi. Let's cut across live. मंच पे बैठे हुए मेरे आम आदमी पार्टी के सभी साथीगण, नेतागण, आज यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में आए हुए सभी भाइयों बहनों और जो टीवी के माध्यम से इस वक्त देश भर में लोग देख रहे हैं, उन सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आई लव यू टू। सबसे पहले मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं, भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं, जिनकी हमेशा हम लोगों के ऊपर बहुत कृपा रहती है, बहुत आशीर्वाद रहता है भगवान का, भोलेनाथ का, हनुमान जी का बहुत आशीर्वाद रहता है। इसी वजह से इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकल के हम लोग आते हैं। इतने बड़े बड़े सामने हमारे दुश्मन हैं जिनसे लड़के हम लोग सफल होते हैं। एक छोटी सी पार्टी जिसने इस देश की राजनीति बदल के रख दी। मैं इसीलिए सबसे पहले ऊपर वाले का पूरे सम्मान के साथ शुक्रिया अदा करता हूं और आशीर्वाद चाहता हूं। मैं उन लाखों लाखों लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हम लोगों के लिए, जब हम लोग जेल में थे, मैं, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, विजय नायर जी, अभी सतिंदर जैन जी हैं, अमानतुल्लाह खान हैं, उनको वो भी जल्दी आएंगे मैं उम्मीद करता हूं। जिन जिन लोगों ने हमारे लिए दुआएं की, मन्नतें मांगी, मंदिर मस्जिद गिरजे गुरुद्वारे गए, उन सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जेल में काफी वक्त मिला सोचने का, पढ़ने का, और कई किताबें पढ़ी, पॉलिटिकल किताबें पढ़ी, अपने स्वतंत्रता के आंदोलन की किताबें पढ़ी, गीता कई बार पढ़ी, रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी। आज मैं अपने साथ एक किताब लेके आया हूं, ये भी मैंने कई बार पढ़ी, भगत सिंह की जेल डायरी। आप लोगों ने पढ़ी है? पढ़ना इसको जरूर, खरीद लेना, खरीद के इसको पढ़ना, भगत सिंह की जेल डायरी। जब भगत सिंह जेल में थे, आज से 90-95 साल पहले, उन्होंने जेल के अंदर अपने लेख लिखे थे, वो लेख इसमें हैं। और जेल के अंदर से उन्होंने बाहर कई लोगों को खत लिखे थे, उन्होंने अपने क्रांतिकारी साथियों को खत लिखे थे, उन्होंने देश के युवाओं के नाम खत लिखे थे। बलिदान से पहले साथियों को अंतिम पत्र 22 मार्च 1931, ये खत उन्होंने जेल से लिखा और उनके साथियों तक पहुंचाया अंग्रेजों ने। बटुकेश्वर दत्त की बहन प्रोमिला को पत्र, बचपन के दोस्त जयदेव गुप्ता को पत्र, वाइसरॉय को पत्र, ये सारे पत्र अंग्रेजों ने भगत सिंह के पहुंचाए। युवाओं के लिए जो पत्र लिखा, वो पत्र बाकायदा युवाओं के एक सम्मेलन में पढ़ के सुनाया गया। भगत सिंह की शहादत के 95 साल बाद आजाद भारत के अंदर एक क्रांतिकारी मुख्यमंत्री जेल गया। मैं अभी जेल गया, मैंने जेल से एक ही पत्र लिखा था एलजी साहब को। 15 अगस्त था, देश का स्वाधीनता दिवस था। देश के आजादी के दिवस के ऊपर दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार की तरफ से झंडा फहराता है। मैंने एलजी साहब को 3 दिन पहले चिट्ठी लिखी, 15 अगस्त के 3 दिन पहले, कि एलजी साहब, मैं चूंकि जेल में हूं, मेरी जगह आतिशी जी को झंडा फहराने की इजाजत दी जाए। कुछ गलत तो नहीं लिखा?
वो चिट्ठी मेरी एलजी साहब तक नहीं पहुंचाई गई, मुझे चिट्ठी वापस करी गई और मेरे को ये वार्निंग जारी की गई। ये वार्निंग भी लेके आया हूं, जिंदगी भर साथ रखूंगा ये मेरे को वार्निंग दी गई कि दूसरी बार अगर आपने एलजी साहब को चिट्ठी लिखने की हिम्मत करी तो आपके साथ जो फैमिली मुलाकात होती है हर हफ्ते, वो फैमिली मुलाकात बंद कर दी जाएगी। मैं मन में सोच रहा था, अंग्रेजों ने भी नहीं सोचा था कि आजाद भारत के अंदर 95 साल के बाद अंग्रेजों से ज्यादा क्रूर और अत्याचारी शासक इस देश के ऊपर आएगा। आपने सुना होगा बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने असेंबली में एक बम फेंका था, या सुना है सब लोगों ने? तो दोनों को जेल हुई, दोनों को एक ही जेल में रखा गया, बगल बगल वाली कोठरी में रखा गया। ये मैं चिट्ठी पढ़ के सुना रहा हूं आपको भगत सिंह की, जो उन्होंने प्रमिला को, बटुकेश्वर दत्त की बहन को लिखा। कल रात बट्टू को किसी दूसरी जेल में भेज दिया गया है, तब तक वो उनके साथ ही था भगत सिंह के। ये चिट्ठी 17 जुलाई 1930 की है। उनकी जुदाई मेरे लिए असहाय हो रही है। भगत सिंह लिख रहे हैं बटुकेश्वर दत्त की बहन को कि बटुकेश्वर दत्त की जुदाई मेरे लिए असहनीय हो रही है। आज पहला दिन है जब मैं अपने को पूरी तरह उद्विग्न पा रहा हूं और मेरे लिए हर मिनट एक बोझ बन गया है। एक मित्र से जुदा होना सचमुच सगे भाई से भी ज्यादा प्रिय थे मेरे को बटुकेश्वर। तो दोनों साथ रहते थे। 95 साल के बाद मनीष सिसोदिया और केजरीवाल एक ही केस में जेल जाते हैं। मनीष सिसोदिया को अलग जेल में रखते हैं, मेरे को अलग जेल में रखते हैं, साथ मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। आजादी की लड़ाई जब हुई, जवाहरलाल नेहरू जेल गए, महात्मा गांधी जेल गए, बाबा साहब अंबेडकर जेल गए, चंद्रशेखर आजाद जेल गए, अशफाकुल्ला जेल गए, कितने स्वतंत्रता सेनानी जेल गए, कई कई सालों तक जेल गए। जब वो जेल जाते थे उनसे मुलाकात के लिए उनके साथी उनसे मिलने जाया करते थे, उनके घर के लोग जाते थे, उनके रिश्तेदार उनसे मिलने जाते थे, और जब वो मिलने के लिए जाते थे वो उनसे पॉलिटिकल बातें करते थे। वो उनसे बातें करते थे कि कैसे अंग्रेजों को उखाड़ के फेंकना है, जब मिलने के लिए जेल में जाते थे। जब मैं जेल में था एक दिन संदीप पाठक मेरे से मिलने के लिए आया। मैं भी पॉलिटिकल आदमी हूं, वो भी पॉलिटिकल, हमारी पार्टी का संगठन मंत्री है। आके उसने मेरे से पॉलिटिकल बातें करी, और क्या करता, रोमांटिक बातें थोड़ी करता। तो पॉलिटिकल आदमी वो, पॉलिटिकल आदमी मैंने उससे पूछा देश में क्या चल रहा है, उसने देश की पॉलिटिकल हालत बताई। मैंने उससे पूछा पार्टी में क्या चल रहा है, उसने संदीप पाठक को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, उसके बाद मेरे से मिलने नहीं दिया गया। भगत सिंह जब फांसी पे चढ़े, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भारत होगा। आज से 95 साल के बाद इस देश के अंदर इतनी क्रूर और अत्याचारी सरकार आएगी कि अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ देगी। दोस्तों, मुझे जेल क्यों भेजा इन लोगों ने? ऐसा नहीं कि केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार किया, वो इनको भी पता है, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। इन्होंने जेल क्यों भेजा मेरे को? इनका मकसद था आम आदमी पार्टी को तोड़ना। इनका मकसद था केजरीवाल के हौसले को तोड़ना, केजरीवाल की हिम्मत को तोड़ना। इन्होंने फॉर्मूला बना रखा है। आप देख रहे हो किस तरह से एमएलए तोड़ दो, एमएलए खरीद लो, ईडी भेज के डरा दो, सीबीआई भेज के डरा दो, फर्जी केस कर दो, जेल में डाल दो, पार्टी तोड़ दो। महाराष्ट्र में कैसे उन्होंने 2-2 राष्ट्रीय पार्टियां तोड़ दी। पार्टी तोड़ दो, सरकारें गिरा दो और अपनी सरकार बना लो। इनको यह लग रहा था केजरीवाल को जेल भेज देंगे तो दिल्ली में इनकी पार्टी टूट जाएगी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बना लेंगे। इनको लग रहा था पंजाब की सरकार तोड़ के पंजाब में हम अपनी सरकार बना लेंगे, इनके एमएलए तोड़ लेंगे। लेकिन हमारी पार्टी नहीं टूटी, हमारे एमएलए नहीं टूटे, हमारे एमएलए तो छोड़ो, कार्यकर्ता भी नहीं टूटे। इनकी बड़ी बड़ी साजिशों के खिलाफ, बड़े बड़े षड्यंत्रों के खिलाफ केवल आम आदमी पार्टी में ताकत है, जो आज इनका सामना कर रही है। इनको लगा केजरीवाल के हौसले तोड़ देंगे। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं पूरे
विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जेल के इन 150-200 दिन जो मैं जेल में रहा, इन दिनों ने मेरे हौसले को और 100 गुना बढ़ा दिया है, कम करने की बजाय। ये लोग पूछते हैं कि केजरीवाल जब जेल में था इसने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जेल में से सीएम के पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं देश के जनतंत्र को बचाना चाहता था। इन्हें जो इतने फॉर्मूले बना रखे हैं, एमएलए तोड़ दो, पार्टियां तोड़ दो, एमएलए खरीद लो, डरा दो, अब एक फॉर्मूला और इन्होंने नया बनाया है। जहां जहां ये चुनाव हारे, वहां वहां के मुख्यमंत्री पे फर्जी केस करके उसको गिरफ्तार कर लो और उसकी सरकार गिरा दो। अगर मैं इस्तीफा दे देता, अगर मैं हेमंत सोरेन साहब ने इस्तीफा दिया, मैं भी इस्तीफा दे देता। इन्होंने सीतारमैया पे भी अभी केस किया है, इस सीतारमैया साहब के ऊपर। इन्होंने पिनाराई विजयन के ऊपर भी केस कर रखे हैं, ममता दीदी के ऊपर केस कर रखे हैं। ये एक ऑपोजिशन के मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ते, एक एक को पकड़ के फर्जी केस कर करके उनको जेल में डाल देते और एक एक की सरकार गिरा देते। मैं जेल में गया, अभी 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने पूछा सरकार से कि जेल के अंदर से सरकार क्यों नहीं चल सकती। बड़ा आप लोगों ने अखबार में, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है केंद्र सरकार से कि जेल के अंदर से सरकार क्यों नहीं चल सकती, तो जेल के अंदर से सरकार साबित कर दिया हमने। अब मैं देश के सारे नॉन बीजेपी मुख्यमंत्रियों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, अब अगर प्रधानमंत्री जी हिम्मत करें आप पे फर्जी केस करके आपको जेल में डालें, इस्तीफा मत देना, किसी हालत में इस्तीफा मत देना। जेल से सरकार चलाना हम सबको मिलकर, ऐसा नहीं कि हम पद के लालची हैं, ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री पद हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि हमारे लिए हमारा संविधान जरूरी है, हमारा देश जरूरी है, जनतंत्र जरूरी है, जनतंत्र को बचाना जरूरी है। इतने भारी बहुमत से जीती हुई सरकार, एक बार 70 में से 67 सीट आई, एक बार 70 में से 62 सीट आई, और आप पकड़ के जेल में डाल दोगे और कहोगे इस्तीफा दे। मैं सारे मुख्यमंत्रियों से आज हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, इनका ये नया फॉर्मूला भी आम आदमी पार्टी ने फेल कर दिया है, जो इन्होंने नया फॉर्मूला बनाया। आज इनकी हर षड्यंत्र, हर साजिश से सामना करने की ताकत आम आदमी पार्टी में है। क्यों? क्योंकि हम ईमानदार हैं। दिल्ली में सरकारी स्कूल थे, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब थी, गरीबों के बच्चों का कोई भविष्य नहीं था। 16 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। टूटे फूटे टिन के स्कूल थे, डिब्बे थे, स्कूल क्या डिब्बे थे, कोई पढ़ाई नहीं होती थी, गरीबों के बच्चों का भविष्य खराब था। उन गरीबों के बच्चों को पिछले 10 साल के अंदर 18 लाख बच्चों को हमने सरकारी स्कूल अच्छे बना के भविष्य दिया है। हम ये कैसे कर पाए? हम ये कर पाए क्योंकि हम ईमानदार हैं। आज अगर किसी के घर में कोई बीमार हो जाए, प्राइवेट में ले जाओ, लाखों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। अगर थोड़ी सी सीरियस बीमारी हो, छोटी सी बीमारी हो, 10-15 हजार रुपए कहीं नहीं गए, इन बड़े बड़े अस्पतालों में ले जाओ। दिल्ली के अंदर हर सरकारी अस्पताल को शानदार बनाया, नए नए सरकारी अस्पताल खोले, गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खोला, लोगों की चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज, सबकी दवाइयां, सबके टेस्ट, पूरा इलाज मुफ्त कर दिया। क्यों? क्योंकि हम ईमानदार हैं। आज दिल्ली की महिलाएं जब बस में सफर करती हैं, उनकी टिकट नहीं लगती। बाकी देश की सरकारें घाटे में चल रही हैं, दिल्ली की सरकार ये सब सुविधा देने के बावजूद फायदे में चल रही है। क्यों? क्योंकि हम ईमानदार हैं। आज दिल्ली के अंदर इतनी सुविधाएं, 24 घंटे बिजली आती है आज दिल्ली में, पहले 8-8 घंटे के पावर लगते थे। हम ये कर पाए क्योंकि हम ईमानदार हैं। आज दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली मिल रही है, कैसे? क्योंकि हम ईमानदार हैं। आज दिल्ली में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लग गए, स्ट्रीट लाइट्स लग रही हैं,
लोगों को तीर्थ यात्रा कराई जा रही है। इतने कच्ची कॉलोनियों के अंदर पिछले 75 साल में इतनी सड़कें और गलियां नहीं बनी जितनी पिछले 10 साल के अंदर में सड़कें और गलियां बना दी। 75 साल के अंदर दिल्ली में इतनी पानी की पाइपलाइन नहीं डली जितने पिछले 10 साल के अंदर पानी की पाइपलाइन डाल दी। कहां से आया पैसा? क्यों? क्योंकि हम ईमानदार हैं। ये हमारी ईमानदारी से डरते हैं, ये हमारी ईमानदारी से डरते हैं। ये बिजली फ्री नहीं कर सकते। क्यों? ये बेईमान है। ये स्कूल ठीक नहीं कर सकते। इनकी 30-30 साल से सरकारें चल रही हैं कई राज्यों के अंदर। 25-25 साल से, 15-15 साल से इनकी सरकारें चल रही हैं। ये स्कूल ठीक नहीं कर सकते, अस्पताल ठीक नहीं कर सकते, ये फ्री इलाज नहीं दे सकते, ये बिजली फ्री नहीं कर सकते, ये 24 घंटे बिजली नहीं कर सकते। क्यों? ये बेईमान, ये बेईमान है। आज इन्होंने ईडी छोड़ दी, इनकम टैक्स छोड़ दिया, दिल्ली पुलिस छोड़ दी, इतने केस कर दिया हमारे ऊपर, और हम डट के खड़े हैं इनके खिलाफ, इनका मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि हम ईमानदार हैं। इसलिए ये मेरे को बेईमान साबित करना चाहते हैं। ये मेरे को बेईमान साबित करना चाहते हैं। मेरे ऊपर कीचड़ फेंक रहे हैं, मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हैं, मुझे सुबह शाम गालियां देते हैं। लेकिन मेरे लिए बीजेपी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए आप लोग इंपॉर्टेंट हो। अगर देश की जनता, दिल्ली की जनता को लगता है केजरीवाल बेईमान है, मैं 1 मिनट के लिए सीएम की कुर्सी पे भी नहीं बैठूंगा। 1 मिनट के लिए मैं बैठने को तैयार नहीं। मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं कमाया, मेरा बैंक अकाउंट खाली है, हमारी पार्टी का बैंक अकाउंट खाली है। मैंने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया, अपनी इज्जत और अपनी ईमानदारी के सिवा मेरे पास कुछ नहीं आया। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। 2000 में नौकरी छोड़ के सन 2000 से 2010 तक 10 साल मैंने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर बिताए हैं। कुछ महीने दिल्ली की झुग्गियों में जाके रहा मैं, झुग्गी के अंदर, नंद नगरी, सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर मैंने गली गली में खाक छानी है कि गरीब आदमी रहता कैसे, उसके घर का गुजारा कैसे चलता है। अगर पैसे कमाने हो तो इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी बुरी नहीं थी। और जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तब कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उस टाइम ये था मुख्यमंत्री बनने चला था या कोई पार्टी, कुछ नहीं था, कोई भविष्य नहीं था। केवल देश के लिए जुनून था कि देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करने हैं। 49 दिन की सरकार के बाद इस्तीफा दिया था, अपने असूलों के लिए इस्तीफा दिया था। किसी ने इस्तीफा मांगा नहीं था, अपने आप इस्तीफा दिया था। आज के तारीख में, आज के जमाने में कोई अपनी चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी, अपने आप छोड़ी थी। न पद का लालच है, न दौलत का लालच है, केवल देश के लिए कुछ करने का जुनून है, देश के लिए कुछ करने के लिए आए हैं। इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए, मनीष जी के ऊपर आरोप लगाए हैं। इस देश का जो सबसे कठोर कानून है, ईडी का कानून, पीएमएलए, जिसमें बेल भी नहीं मिलती, बेल मिलनी भी मुश्किल है, उसके अंदर हमारे ऊपर तरह तरह के इन लोगों ने आरोप लगाए हैं। कोर्ट से हमको बेल मिल गई, उसके बावजूद आज की तारीख में, आज जो स्थिति है, इससे फालतू कोर्ट और कुछ नहीं कर सकता था जितना कोर्ट ने कर दिया हमारे पक्ष में। हम कोर्ट के बहुत शुक्रगुजार हैं। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो?
मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव हैं। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। आपको लग रहा होगा अभी अभी जेल से रिहा होके आया है, ये कैसा क्यों बोल रहा है? अभी अभी जेल से रिहाई होके आया है, अब ये इस्तीफा क्यों दे रहा है? इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है। इन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल चोर है। इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल ने भारत माता के साथ धोखा किया है। ये करने के लिए नहीं आया था मैं, सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, इस खेल के खेलने के लिए मैं नहीं आया था। मैं देश के लिए कुछ करने के लिए आया था। जब 14 साल के बाद भगवान राम वनवास से लौटे, सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आज मैं जेल से आया हूं, मैं अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। ये कुछ लोग बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस लगाई हैं, काम नहीं कर पाएंगे। पिछले 10 साल में इन लोगों ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? एलजी साहब ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? केंद्र सरकार ने 1 कानून, 2 कानून, 3 कानून, कानून पे कानून डाल के मेरी पावर छीन ली, पर आपके काम बंद नहीं होने दिए मैंने। ये कंडीशन हमारे लिए कोई वो नहीं रखती, कोई हमारे लिए अड़चन पैदा नहीं करती ये कंडीशन। इन कंडीशन को भी देख लेंगे, लेकिन मेरे लिए जो मायने रखता है वो है मैंने अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, जम के वोट दे देना मेरे पक्ष में। चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पे जाके बैठूंगा। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा, तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते, तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। मैं मनीष जी से बात कर रहा था, जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है।
तो मैं और मनीष सिसोदिया हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे, अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। 2020 में आया था मैं, 2020 में मैंने कहा था, मैंने अगर काम किया हो तो मेरे को वोट देना और काम नहीं किया हो तो वोट मत देना, कहा था कि नहीं कहा था। आज मैं आपके बीच में आया हूं, मैं कह रहा हूं अगर मैं ईमानदार हूं तो वोट देना, अगर मैं बेईमान हूं तो वोट मत देना, बिल्कुल मत देना। भारत माता की, भारत माता की। All right, so that's Arvind Kejriwal announcing the big decision made by him after the Supreme Court's relief. He says he will resign as the Chief Minister after 2 days, says it is the Janta of the national capital that will decide whether he will continue as the Chief Minister post the assembly election slated to take place before February 2025. The big announcement coming in from Arvind Kejriwal after Supreme Court's relief. To put this in perspective, remember viewers, the BJP has also been mounting pressure on the Aam Aadmi Party or on Arvind Kejriwal specifically because the court, while granting Kejriwal bail, had said that he cannot visit his office or the Delhi Secretariat or sign any official file unless absolutely necessary to obtain the Lieutenant Governor's sanction. Those were the bail conditions in the ED case and the CBI case in which he found relief just 2 days ago. And now Arvind Kejriwal, not giving in to the BJP's pressure but trying to play this to his own advantage. He says he will resign as the Chief Minister after 2 days, and the next decision by the party will be taken in the legislative party meeting where the interim chief minister will also be decided. So someone else is going to take over the duties of the chief minister of the national capital for the next few months till the next assembly elections take place in the national capital. Now, while making this big announcement, Arvind Kejriwal also took a sharp jibe at the Bharatiya Janata Party, spoke of how this was an attempt all through the investigations of the Delhi excise policy case to break the Aam Aadmi Party, to break Arvind Kejriwal's will. He says it is the Janta that will decide whether he is truly an imandar or a gunegar, and that's when he will be back as the Chief Minister of the national capital post the Delhi Assembly elections. I want to go across to my colleague Pallavi joining us with more details. Pallavi, do you sense the same, that this was perhaps not Arvind Kejriwal giving into the pressure being mounted by the BJP that he must resign, but playing it to his own advantage before the next Assembly elections? Absolutely, Christine. Many would call it, especially the Aam Aadmi Party, would call it a very shrewd and astute move as the chief minister. You know, elections are going to be there in a couple of months. So if it all goes according to schedule, elections are going to be in February. By, say, November, December, you go into the model code of conduct mode. So in any case, there are no decisions which are going to be taken. He's very clearly going to play the victim card or the sympathy card when he goes to go out and stand and campaign for the elections. But before that, look at his words. He said, "Main 2-3 din mein istifa dunga, and I'm going to go to the people." So after 2 to 3 days, what is he going to do? He's going to go through the national capital. Of course, he's going to go to Haryana and Punjab, but his focus is very clearly going to be on the national capital. Go people to people and tell them whether I've done the right thing. And then his rider is that in case Aam Aadmi Party comes back to power in February, March, when the election results come out, I'm going to be back as a chief minister. So it's not buckling under pressure. If you're going to look at the way he's positioned it, it's definitely not because he's expected to resign because the Supreme Court points came in. It is because he wants to resign, because he wants to score a political point. But he also said that Manish Sisodia is also going through the case. So Manish Sisodia is also unlikely to take his place. So what is going to happen is he's now going to throw up a bigger question: who becomes the chief minister? But for now, to focus on the politics of it, Christine, very clear that he's going to use his resignation as the CM as the poll pitch. That's going to be the only poll plank by the Aam Aadmi Party
when those elections take place in a national capital. Oh yes, Pallavi, goes without saying. Besides, wasn't this the best possible solution in front of Arvind Kejriwal, given that, the bail conditions most certainly don't permit him from performing his official duties, signing any official documents, so on and so forth. So the next few months for him to campaign, be in the midst of the crowds and actually give this call that it is the people of the national capital that will ultimately decide his fate. Pallavi, I'll come back to you in just a bit. We have RP Singh ji joining us on the phone line. RP Singh ji, what do you make of this big announcement coming in from Arvind Kejriwal? He has come out to say he will be stepping down as the chief minister after 2 days, and the people of the national capital will decide whether he's truly an imandar or a beiman. Well, he's trying to build up some sympathy from the compulsion. That is his compulsion, because if without CM, how can they run a state? They can't run a state without a CM. And then the state administration is crippled because there is no CM. And then even now, he is not allowed by the court to function as a CM. He can't go to CM office, he can't sign documents, he can't sign papers, he can't hold a cabinet meeting. So he has no other option. The court has forced him to resign. And he is resigning because court wants him to resign in a way. So he's trying to just build up a sympathy out of that. Oh, I'm resigning because I want to campaign, I don't want to go to people, I want to go to public. Fact is that he should have resigned much earlier, much before. But the way the Kejriwal is, he's a blue-collared, smart criminal who knows how to build up sympathies out of the compulsions. RP Singh ji had a larger message for the Bharatiya Janata Party, once again saying how it's the BJP that's attempted to misuse the agencies, and given the observations made by the Supreme Court, they're most certainly using this to their advantage and against the Bharatiya Janata Party. Well, what are the observations of the Supreme Court? Supreme Court said that he can't go to CM office. He can't sign a document. So Supreme Court in a way has given a message that you resign. And Supreme Court has not left any other option with him other than to resign. No, but the Supreme Court, Justice Boyan, Mr. RP Singh ji had said that the CBI should not operate like a caged parrot. So the caged parrot remark was reiterated by the Supreme Court when he was given that relief from the top court of the nation, and that the Aam Aadmi Party is most certainly playing to its advantage, is what I was trying to refer to. Well, CBI, as per me, CBI should go to court and then contest that out. But the point is, what relief has he been given by the court, except the bail, which is the right of any person who is found to be involved into any of the such corruption cases or any other cases. If people like Yaqub Menon or his people who have just recently killed Kanhaiya Kumar in Rajasthan, even they have got bail. Okay, you're saying this is out of the compulsions that the Supreme Court has pushed him to, but do you think this is also him attempting to score a political point in the run-up to the assembly elections in Delhi? Yeah. That's what I said. He is very smart, blue-collar criminal, and so he is able to do. He will try to convert this as an opportunity. But the fact is, people know that. I mean, this is his compulsion, not that he is doing it for any service to the Delhi. Okay. Many thanks, Mr. RP Singh ji, for sharing your perspective here on CNN News 18. I want to go across to Pallavi Ghosh once again. An interesting turn of events, as was being speculated that he may step down. That was one of the options in front of Arvind Kejriwal, and that's what he's decided to go ahead with. Pallavi, how do you see this playing out the next few months? He's also interestingly said, while coming out with this big announcement, that he is making an appeal for an early elections in the national capital, parallel to the ones in Maharashtra. Absolutely. And Maharashtra is expected to go to polls on November, but I don't think those elections are going to be preponed. But clearly, he's playing to the gallery. But in all of this, what he's trying to do is also get support from the entire India bloc as well. It's really interesting, Christine, because we are also looking at worrying times for the Congress party as campaigning is going on in Haryana. And, Arvind Kejriwal out of jail and a focus on Haryana. In fact, yesterday was the first meeting which he took was really on the Haryana political strategy meeting. Now, will this have a spillover effect? Will the Aam Aadmi Party try to milk this advantage in Haryana as well? Because if they do, then it certainly suits the BJP. It won't help the Congress at all. Any split in the votes will only end up helping the BJP more and more and hurt the Congress party. But when he was speaking, Christy, I'm sure you also heard that he talks about the fact that
हेमंत सोरेन के साथ मेरी तुलना की जाती है, but I appeal to all the opposition rule chief ministers never ever to resign under any amount of pressure. He's again making that political point that one, I am being told to resign under pressure, but I'm not doing so. I was inside jail. I still continued as a chief minister because I wanted to save democracy. But today, if I'm resigning, it is not because the BJP is asking me to resign. Because technically speaking, Abhishek Manu Singhvi, his lawyer, also has gone on record to say that despite the Supreme Court observations, he doesn't really need to step down. He's saying, I'm only resigning because I'm going to go back to the people. I'm going to get their mandate. And if their mandate is in favor of AAP, he's going to be back in the saddle once again. So he's not giving up on the CM post forever. It's only a stopgap arrangement, and it's very clear, as the BJP is pointing out, this is with an eye on elections, and of course it's going to be used as a poll campaign and a poll pitch by AAP and by Kejriwal himself. Oh yes, absolutely. Let's not forget the elections are going to take place in the next 4-5 months. So there's not much to lose for Arvind Kejriwal when he comes out with this big announcement, Pallavi. But like you rightly pointed out, all of it very carefully, well timed. You know, he says, when I was in jail, despite the kind of pressure that I was facing on a regular basis, I decided not to step down as the chief minister to save democracy. But now I leave it to the people of the national capital to really decide whether I'm a imandar or a beiman. He says the decision is now going to be taken in people's court, and that's why this is being seen as a huge twist that Arvind Kejriwal has really thrown up for the Bharatiya Janata Party in the run-up to the assembly elections in the national capital. Do you sense that the BJP is also now going to have to revise its strategy, given what Arvind Kejriwal has just said a few minutes ago? Well, I think, Christine, I mean, it was very clear from what Mr. R.P. Singh told you that they are going to dismiss this as a poll strategy. See, for the BJP, the plank will be that here was a chief minister who was corrupt, and he ran a government which from top to down was absolutely corrupt. So corruption is going to be the pitch as far as the BJP goes, whether he's the CM or not, and whether he becomes the CM or not. I know that is something which the BJP would not want to touch upon, and I don't think they're going to focus much on that. Kejriwal is going to use two planks. One is that you tell me, you the people of Delhi tell me whether I'm corrupt or not. And if you think I'm corrupt, then don't vote for me. But I'm stepping out as a chief minister, not under pressure, because I'm a fighter. That's the image he wants to put up of being a fighter, standing up to the BJP, not buckling under any pressure. But this is also, as you were very correct, Christine, we just have a couple of months left to go. If I'm presuming that elections are going to be in February, by November, December, it goes into poll mode. So you just have effectively 2 to 3 months left for any big decisions to be taken, which in any case will be taken, will be run. He's now going to be free. He's going to be hitting the streets. He's going to campaign. To a very great extent, he strikes me as he being the Mamata Banerjee brand of politics. They want to hit the streets. They're going to connect with the people. He's going to go door to door. And he's going to try and make the larger point that you have to decide. Now, in case AAP wins in February, he's going to be back as a chief minister. It's not that he's giving it up. Because see, what he also said was that I was told that this case could go on for 10 to 15 years. If he was serious about stepping down as a chief minister till he gets a clean sheet, he wouldn't even come back or talk about coming back post the elections results. So he's saying, I'm going to come back. So it's not the length of the trial or the investigation which is going to affect him coming back as CM. So he's going to be back. He's going to very clearly use this as a poll pitch and campaign. The BJP, of course, has been reiterating that, he's been given conditional bail. This is not a special achievement, and that's what the BJP will perhaps go on to say, given this announcement that's now coming from Arvind Kejriwal. But it most certainly is interesting, given elections are just around the corner in the national capital, and Arvind Kejriwal has said this is an Agni Pariksha for him. Something he's not said while he was in jail. He made it his intent, Pallavi, extremely clear that he's going to continue as the chief minister of the national capital. And now, interestingly, he says both Arvind Kejriwal and Manish Sisodia have decided it is the people of Delhi who will ultimately decide their fate. Whether or not they will return as the chief minister and the deputy chief minister totally depends on what the people of Delhi want. Pallavi, given the manner in which the BJP has been reacting ever since the Supreme Court's verdict, most certainly the scathing observations that were made against the CBI, the BJP also is facing the pressure as we speak, because there's a lot that's been said by the Supreme Court in providing this relief to Arvind Kejriwal. Yeah, but the Supreme Court hearing which was going on and the judgment it gave
was actually more kind of indicting the CBI. He was talking about the fact that how, and of course they did make a reference to a cage parrot, but that is what Justice Bhuiyan was saying. But the Supreme Court had very, very clear thoughts that first of all, bail is a matter of right, and you don't know how long this kind of case is going to go out, and therefore he should be given bail. But yes, they were very, kind of very critical and cynical about the way the CBI was conducting its investigation. And the AAP and the opposition parties have really latched on to those observations. But at the same time, look, if the Supreme Court says that he cannot sign files, he cannot take decisions, he cannot go to a secretariat, you're actually making him a CM as a limbo. Right. Yeah, you're not making him much of a chief minister. So, the BJP says that he has left with no option. He would have been a lame duck chief minister, so might as well resign. The AAP saw a political strategy So in that. it all comes down to the Kejriwal has done. manner in which he decided to resign and how he tried to play it to his advantage. Pallavi, stay on with us. We have Kapil Mishra of the BJP joining us on the phone line. Kapil Mishra जी, आप कैसे देखते हैं ये बड़ी अनाउंसमेंट जो अरविंद केजरीवाल के द्वारा की गई कुछ मिनटों पहले? वो कह रहे हैं वो इस्तीफा देंगे 2 दिन बाद और जनता निर्णय लेगी कि वो कट्टर ईमानदार है या बेईमान है। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है और भ्रष्टाचारी केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ रहा है। ये तो जेल के अंदर से भी सरकार चलाने की जिद कर रहे थे, तो ये इस्तीफा इनकी मजबूरी बन गई जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मारा कि आपके ऊपर जो केस चल रहे हैं आप दफ्तर भी नहीं जा सकते और फाइल को भी हाथ नहीं लगा सकते। एक क्रिमिनल की जैसी कंडीशन होती है बेल की, उन्हीं शर्तों पे केजरीवाल को बाहर निकाला गया। ये दफ्तर जा ही नहीं सकते थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली की जनता की एक बड़ी जीत है। ये दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको भ्रष्टाचार के कारण कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। शीला दीक्षित को छोड़नी पड़ी, अब केजरीवाल को भी छोड़नी पड़ रही है। और जहां तक जनता की बात है, इन्होंने लोकसभा चुनाव में भी यही कह के वोट मांगा था कि मैं जेल से बाहर रहूं, इसके लिए वोट दो। यही इनकी पंचलाइन थी और जनता ने लोकसभा चुनाव में वोट देके बता दिया कि जनता का जनादेश दिल्ली की जनता का किस तरफ है। एग्जैक्टली इसी मुद्दे पे अभी 1 महीने पहले केजरीवाल ने वोट मांगा था और जनादेश सबके सामने है। तो एक अपराधी को, आज भ्रष्टाचारी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। दिल्ली की जनता की बहुत बड़ी जीत है ये। मिश्रा जी, यही बीजेपी की भी मांग थी कि वो अपनी कुर्सी छोड़ दे, पर क्या आप समझते हैं कि थोड़ा सा एडवांटेज यहाँ अरविंद केजरीवाल को इसीलिए क्योंकि इस्तीफा देने का तो निर्णय उन्होंने ले लिया है और अनाउंसमेंट कर दी है, पर दिल्ली में चुनाव बहुत दूर नहीं है सर? इस्तीफा तो उन्हें देना पड़ता, ये हमारी मांग नहीं थी, हमारी जिद थी। एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति कितने देर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा? और दिल्ली की जनता ने देखा है कि यही आदमी 2 दिन पहले जिद कर रहा था कि मैं जेल के अंदर से भी कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। तो आज ये इन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डंडा इनके ऊपर पड़ा है। एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री से दिल्ली को आजादी मिल रही है, दिल्ली के लिए एक बड़ा दिन है। और जिस चुनाव की ये बात कर रहे हैं, मैं तो चुनौती देता हूँ, आप आज करा लो चुनाव दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल का वही हाल होगा जो लोकसभा में हुआ था। इसी मुद्दे पर, अपनी ईमानदारी के मुद्दे पर इन्होंने लोकसभा में हर एक लोकसभा में दिल्ली की जनसभा की थी और वोट मांगे थे। और दिल्ली की जनता का मूड क्या है, ये अभी दिल्ली की जनता ने बताया है, पुनः दोबारा विधानसभा में बताएगी। मिश्रा जी, ये ध्यान में रखते हुए कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ मिनटों पहले क्या बोला है, थोड़ा सा डर आपको इस बात का है क्या कि सिंपैथी वोट भी मिल सकता है केजरीवाल को? देखिए, इसी सिंपैथी की कोशिश उनकी धर्मपत्नी ने दिल्ली के चुनाव में प्रचार करके की। बाद में केजरीवाल खुद 10 दिन के लिए दिल्ली के चुनाव में घूमे हैं। दिल्ली की जनता का मूड केजरीवाल के भ्रष्टाचार को लेकर क्या है, वो आम आदमी पार्टी ने खुद उसको कोर मुद्दा बना के चुनाव लड़ा है लोकसभा में। तो आज जश्न का दिन है। एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री से दिल्ली को आजादी मिली है। और हमारी जो लड़ाई थी अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसमें हमने ये कहा था कि जब तक ये भ्रष्टाचारी व्यक्ति इस्तीफा नहीं देगा, हम लड़ते रहेंगे। हमारी लड़ाई के लिए एक निर्णायक विजय का दिन है। Kapil Mishra of the BJP sharing his perspective and his thoughts on this big announcement coming in from Arvind Kejriwal. Many thanks, sir, for speaking to us. Let me also quickly go across to another reaction that we've just managed to pick up. Listen in. वो ईमानदारी और इज्जत है, तो उस तरह के जो एलिगेशंस लगे हैं, अब वो सीएम साहब जो हैं वो जनता की अदालत में जाएंगे और जनता के हाथ में है। मंत्री के तौर पे आपका क्या मानना है कि सीएम को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आप लोग लगातार आरोप खारिज करते रहे कि ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फिर इस्तीफा क्यों देना चाहिए? देखिए, बात इस्तीफा देने की नहीं है। बात ये है कि जैसे कि सीएम साहब ने कहा कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी में जो कमाया है वो ईमानदारी और इज्जत, और इस तरह के जो एलिगेशंस लगे हैं तो सीएम साहब ने तो जनता के बीच में रख दिया है कि अगर वो सोचते हैं कि ईमानदार हैं तो भारी बहुमत के साथ फिर आपको क्या लगता है सीएम को इस्तीफा देना चाहिए? सीएम ने जो घोषणा की, क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है और दिल्ली तय करेगी कि मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ईमानदार हैं कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना। आज उन पे तौमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर। और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। जैसे दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा था, वैसे ही दिल्ली की जनता उसके ठीक उलट अपने हाथ पर लिखेगी कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है। So a jubilant Aam Aadmi Party calling it a victory of Arvind Kejriwal says it is the people's court that will decide what lies ahead for Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party in the national capital. But let's quickly shift our attention to the big announcement that's come in from Arvind Kejriwal after the Supreme Court relief. Listen in. 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। With that, it's time for us to head into a very short break. But